अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज आपके लिए ले आए हैं आज हमारा फोकस है ज़रा स्टूडेंट्स के ऊपर। अ, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल के हैं, आई कॉम बी कॉम एम बी ए के हैं, या ए सी सी ए या कैट के हैं, जो मतलब अभी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, टोटली न्यू सब्जेक्ट है। आज हमारा फोकस है उन लोगों के ऊपर। हम हाँ, अपने दूसरे वीडियोस के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए था जिनको ऑलरेडी अकाउंटिंग आती है और जिनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। पिछले लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए थे उन लोगों के लिए। तो आज हम लेके आए हैं कि जो बिल्कुल जिनको अकाउंटिंग का पता ही नहीं है शुरू से, उनके लिए हम थोड़ा सा इसको लेके आए हैं और बड़ा आसान करके हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ट्राई की है कि जो डेफिनेशंस हैं, जो इसमें मुश्किल इंग्लिश है, या जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। कुछ लोगों को इंग्लिश में इसमें वो जो है ना डेफिनेशन में मसला होता है, याद नहीं रहती, तो उनके लिए हमने थोड़ा ट्राई किया है कि हम इसको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करके उनके सामने रख दें। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनको हम आप तक इजीली पहुंचा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग डेफिनेशंस। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग इज़ द recording of financial transactions along with storing, sorting, retrieving, summarizing and presenting the results in various reports and analysis। तो इसमें हमें वो क्या एक्चुअली बताना चाह रहा है कि अकाउंटिंग क्या है, कि आपने स्टोर करनी है, उसमें डाटा स्टोर करना है, सॉर्ट आउट करना है, एक रीजनेबल शेप के अंदर सॉर्ट आउट करना है, उसको रिट्रीव करना है, और रिट्रीव करके आपने उस डाटा को समरी की शक्ल में लेके आना है। जब वो आपके पास समरी की शक्ल में आ जाएगा, जैसे ट्रायल बैलेंस आपके पास बन गया है, आप सबसे पहले डाटा वो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। उसके बाद फिर जब समरी आप उसकी लेते हैं, जैसे आप ट्रायल बैलेंस को सामने रख लीजिए, उसके बाद फिर जब ट्रायल बैलेंस आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो है ना वो रिपोर्ट्स उससे जनरेट करते हैं, और उन रिपोर्ट्स के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं। रिपोर्ट्स कौन सी होती है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें आपके पास आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, चेंजेस इन इक्विटी आ जाती है, कैश फ्लोज आ जाती है, डिस्क्लोजर या नोट्स आ जाते हैं। जब ये आपके पास रिपोर्ट्स बन जाती हैं, उसके बाद आप उन रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या क्या कर लेते हैं कि आप कंपैरिजन कर लेते हैं दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके साथ, आप उसको कंपेयर कर लेते हैं कि क्या मेरा जो कंपनी है, मेरा जो एंटिटी है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे जो सिमिलर एंटिटी है उससे बेटर हैं या उससे कम है। एक एनालिसिस ये होता है। एक होता है एनालिसिस आप अपना जो लास्ट ईयर गुजरा है आपका, उसके साथ आप एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका जो साल गुजरा है लास्ट, और जो आपका जो करंट ईयर है, उसमें और इसमें क्या वेरिएशन आई है। तो ये भी आप इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर करते हैं कि आपके रिजल्ट्स के आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, या कुछ ड्रॉबैक्स हैं या डेफिशिएंसीज हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो अकाउंटिंग जो है वो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग है, लेकिन मेन जो है दो अकाउंटिंग्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इसकी दो टाइप्स हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले है आपके जहन में जो है ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन वो बैठ जानी चाहिए, ताकि आगे चल के आपको वो मसला ना हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रख दी। अब आते हैं हम इसके जो टाइप्स हैं अकाउंटिंग की, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो हमें कह रहा है कि फाइनेंशियल टाइप ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जांपल्स हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जांपल हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या माली मालूमात उनको आपने प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस क्या है? बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने बताया आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है और नोट्स हैं उसके। ये एक जनरल पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ये मतलब जब ऑडिटर इशू कर देता था कोई भी इनको देख सकता है। जनरल पब्लिक के लिए होती हैं, जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, आपकी पब्लिक कंपनीज हैं। आपने वो रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सबमिट करनी होती है। रिपोर्ट आपने एसएससीपी में या बैंक्स के अंदर, तो वो आपकी रिपोर्ट्स जो है ना जनरल पर्पस होती हैं और वो कोई भी उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। तो वो उनका पर्पस ये होता है। और ये कंपनी के आउटसाइड जो होते हैं इदारे, मैंने आपको पहले बताया, आउटसाइड जैसे बैंक्स हैं, जैसे एसएससीपी की रिक्वायरमेंट है या किसी और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है ये रिपोर्ट। तो ये आपको आपकी ये आउटसाइडर्स के लिए होती है, ये कंपनी के लिए नहीं होती। कंपनी के मतलब मेन इसका पर्पस होता है आउटसाइडर्स के लिए। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको डील करती है? ये अकाउंटिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंपनीज मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप द बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थी। मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो जनरल पर्पस नहीं होती, वो आउटसाइडर के लिए नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, वो डायरेक्टर्स के लिए होती है। वो रिपोर्ट जैसे आप इंटरनल ऑडिट्स को ले लें, इंटरनल ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट अब हम जनरेट करते हैं या जो रिकनसाइल चीज़ें या वो कंट्रोल असेसमेंट जो भी हम चीज़ें करते हैं ना, वो हमने मैनेजमेंट को सबमिट करनी होती है रिपोर्ट कि ये हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं इनके अंदर ड्रॉबैक्स है या ये जो डेफिशिएंसीज है ये है। एक तो है इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। दूसरा जो है कि मंथली जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं या अकाउंट्स मैनेजर, वो मंथली रिपोर्टिंग जनरेट कर रहे होते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मंथली बेसिस पे ये हैं, यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, सेल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या पर मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है उसके जो कंट्रोल्स हैं वो टाइट करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी इंटरनल कंपनी के मामलात होते हैं उसके ऊपर जो रिपोर्ट जनरेट होती हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है, इंटरनल पर्पस होती है। कंपनी की इनसाइड रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपकी आउटसाइड रिपोर्ट नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, ज़रा इनका डिफरेंस आपको ज़रा थोड़ा सा मैंने बनाया है क्लियर करके एक टेबल फॉर्म में। हम आपको बता देते हैं कि इनका इनमें डिफरेंस होता क्या क्या। तो हम चलते हैं जी आगे। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है इसके बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम जी डिफरेंस ये है प्राइमरी यूज़र, इसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले कि प्राइमरी यूज़र्स जो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्राइमरी यूज़र्स होते हैं आउटसाइड पार्टीज एंड मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। जो प्राइमरी यूज़र मतलब कि सबसे पहले जो रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं उनको कौन कौन से लोगों ने व्यू करना या किस किस के इस्तेमाल में आएंगी, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं आउटसाइडर पार्टीज़ के लिए या बिजनेस मैनेजर्स के लिए। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ बिजनेस मैनेजर्स के लिए है। इसमें आउटसाइडर्स को रिपोर्ट वो हैं नहीं दी जाती, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती हैं। कंपनी के वो रिजल्ट्स को देख के उसके आगे उनके ऊपर स्ट्रेटजिक डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए ये आपकी जो है वो सिर्फ बिजनेस मैनेजर्स जो हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो लोग। सेकंड है जी decision क्राइटेरियन। इसका क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है?
अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनती हैं, जैसे आईएफआरएस है या गैप है। ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए रिपोर्ट जनरेट होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये नहीं है कि जैसे मर्जी दिल किया बना ली रिपोर्ट, वो उनको हमने जो सेट ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना होता है ये रिपोर्ट्स जनरेट करते हुए। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट है वो इंटरनल पर्पस रिपोर्ट होती हैं, उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट जो है ना एनालिसिस करते हैं कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें जो है इसके ऊपर कॉस्ट कितनी है और बेनिफिट कितना आ रहा है। जैसे ब्रेक इवंस की कैलकुलेशन होती है, डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद है जी आपका बिहेवियर implications, concern about adequacy of disclosures, behavior implication or necessary behavior। इसके अंदर जो है ना हर चीज़ को डिस्क्लोज करना होता है। जो जो आपका आइटम आ रही है रिपोर्ट्स के अंदर उसको आपने वन बाय वन डिटेल के अंदर वो आपने एक्सप्लेन करना होता है रिपोर्ट के अंदर ही। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या है, रिवॉर्ड के एम्प्लॉय के ऊपर इन रिपोर्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, टाइम फोकस होता है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेन जो इसमें एक और डिफरेंस जो है वो है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो पास्ट डाटा से रिलेट करती हैं, मतलब जो आपका साल गुजर चुका है उसके ऊपर वो जो है ना रिपोर्ट उसके रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि ये अपना जो हमारा साल गुजर चुका है ये रिजल्ट्स आए हैं, और जो इससे पीछे साल गुजर चुका है उसमें और इस साल में क्या क्या जो है ना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। तो ये पास्ट डाटा के ऊपर बनती है रिपोर्ट, पास्ट डाटा को सामने रख के। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं कि आगे चल के हमने क्या क्या करना है। जैसे प्रोजेक्शंस आती हैं, फोरकास्टिंग आती है, बजटिंग आती है, तो ये जो है ना ये फ्यूचर्स को डील करती है। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर वो वही जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि समरी रिपोर्ट रिगार्डिंग द होल एंटिटी, पूरी एंटिटी की जो है ना वो रिपोर्ट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। उसमें एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, उसमें आपका जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, हर कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सारे जो है एंटिटी है ना उसकी वो एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। उनमें क्या क्या अखराजात हैं, क्या क्या उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, सारे उसमें हम डिटेल मेंशन करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। और सेल कितनी हो रही है, कितने एसेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज़ हैं टोटल। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पार्ट्स के ऊपर होती है। लाइक एचआर की जो है रिपोर्ट अलहदा से बन रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलहदा से बन रही है, आईटी डिपार्टमेंट की अलहदा से बन रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलहदा से बन रही हैं। तो वो रिपोर्ट होती है पार्ट्स के अंदर, वो लाइक डिपार्टमेंट वाइज बन रही होती है, या जैसे डिपार्टमेंट के अंदर सब सेक्शन है उनकी सेपरेट रिपोर्ट जो है वो बन रही होती हैं। तो ये था डिफरेंस जो मैंने आपके सामने आपको बता दिया। और भी हो सकता है इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो मेन 5 डिफरेंस है ना ये मेन है इसके अंदर, और ये आपने जहन में रख लिए तो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर मसला नहीं होगा कि इनको डिफ्रेंशिएट करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। आगे हम चलते हैं जी इम्पोर्टेंट टर्म्स या कीवर्ड्स। ये अकाउंटिंग को सीखने के लिए ना हमें क्या सबसे पहले जो हमें चीज़ें सीखनी है ना उसके टर्म्स कौन से यूज़ होते हैं, कीवर्ड जो मेन है ना वो कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे जहाँ भी पहुँच जाए ना ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके साथ साथ चलेंगे। आपने मास्टर्स कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए, सीए, सीसीए, आईसीएम में कुछ भी आपने कर लिया ना ये टर्म्स आपको हर लेवल के ऊपर यूज़ करने हैं। तो ये अगर आपने याद कर लिया ना, इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी। आप इनको उर्दू में याद कर लें, अपने जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें याद करके आप जहन में बिठा लें, लाजमी नहीं इंग्लिश के अंदर क्योंकि हमारी बेसिक लैंग्वेज नहीं है।
तो चीज़ें हमें भूल जाती हैं, एक दफ़ा याद करते हैं भूल जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, उर्दू में या अपनी जो है लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आप इनको अपने जहन में बिठा लें, फिर ये कभी नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं अक्रूवल के ऊपर। Accrual क्या होता है? Recognition of revenue and costs as they are earned or incurred. It includes recognition of transactions relating to the assets and liabilities as they occur, irrespective of the actual receipt or payment. Accrual क्या होते हैं कि जैसे ही आपने, जैसे इनकम है आपने वो अर्न कर ली है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, आपने जो है आपकी जो सेल है वो कर दी है, लेकिन उसके अंदर आपको या कैश या चेक वो अभी मिला नहीं है, या वो मिला है या नहीं है, उसके इरिस्पेक्टिव आपने अक्रूवल लाजमी बुक होती है। ये अकाउंटिंग के दो कंसेप्ट, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग। पहले होता था कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग को लेकर चल सकते हैं, भाई जितना मुझे कैश मिला उतनी मैंने सेल कर दी, जितना मेरा कैश आउट हुआ उतने मैंने एसेट्स बुक कर दिए या एक्सपेंस बुक कर दिया, लेकिन आप सिर्फ अक्रूवल के ऊपर चल रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी अक्रूवल बुक करना लाजमी है। ठीक है, तो एक दफ़ा आपने अक्रूवल बुक करनी है, चाहे आपको कैश उसी टाइम पे मिल गया तो आप उसको कैश की एंट्री डाल दें, रिसीट की एंट्री डाल दें, या आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंट की एंट्री डाल दें। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट आपके खर्चे होते हैं, जो आपने खर्चा, जो आपने पैसे पे किए होते हैं वो आपकी कॉस्ट होती है। एसेट की भी कॉस्ट होती है, एक्सपेंस की भी कॉस्ट होती है। तो जो आपने पेमेंट की है जिस भी चीज़ की, अगर खर्चे की है तो खर्चे की, जो अगर एसेट्स परचेज किया तो एसेट की वो एक कॉस्ट होती है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऊपर मैंने कॉस्ट के अंदर इनको भी बता दिया आपको कि जहाँ पे वर्ड आ जाना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिलेट कर रहा होता है आपके एसेट्स के ऊपर, कि आपने एसेट्स, जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो सम टाइम टर्म यूज होती है एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ये हमारे जो खर्चे होते हैं जो साल के अंदर अंदर ही हमने उनको क्लोज करना होता है, जैसे सैलरीज है हमारा खर्चा हो गया, बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटीज़ के बिल है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, ये सारे जो है ना, जो जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेंगी ना आपके पैसा आउट जाने से, वो एक्सपेंसेस होते हैं। और जो बैलेंस शीट को हिट करेंगी वो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको हम कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद है जी रेवेन्यू। क्या होता है रेवेन्यू? वो होता है जो आपने सेल की है या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, वो आपका रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है ये इनकम के ऊपर बुक, सॉरी, आपने सेल परचेज कर ली तो उसके ऊपर बुक होगा। उसके बाद इनकम है जो आपने पैसा वसूल किया है, कैपिटल है, फंड है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो है ना वो जनरली जो होता है भाई, आपने जो पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया ना, वो आपका कैपिटल है। फिर कैपिटल के अंदर जो है ना वो तीन चार चीज़ें और आ जाती हैं। मेन जो कैपिटल होता है ना वो स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो होता है शेयर्स कैपिटल। वैसा तो इक्विटी के अंदर आपका फिर कैपिटल आ जाता है, शेयर कैपिटल, प्रीमियम आ जाता है, रिजर्व्स आ जाते हैं। अगर हम टिपिकली जो है ना वो कैपिटल लें तो शेयर कैपिटल है। यहाँ जनरली वो क्या होता है, जितना भी आपने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है वो आपका कैपिटल है। फंड क्या होता है? फंड होता है एन अकाउंट यूजली ऑफ द नेचर ऑफ रिजर्व और ओपिनियन, जैसे मैंने आपको बताया, विच इज प्रिंटेड बाय स्पेशली ये मार्केट एसेट्स। फंड क्या होता है कि जो आपने रिजर्व्स आपके पास होते हैं, रिजर्व जो आपने वो क्रिएट किए होते हैं अपने पास, वो आपका जो फंड होता है। उसके बाद जो है गेन क्या होता है? गेन होता है अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑन ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन।
गेन हम डिस्कस कर रहे थे, मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शंस और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस। गेन नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे देखें हमने एसेट सेल कर दिया, तो उसके ऊपर हमने जो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जितने का सेल हुआ उसके ऊपर हमें कुछ पैसे अगर प्रॉफिट आ गया तो उसको हम गेन कहते हैं। ये जैसे हम ये शेयर सेल परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो हमें फ़ायदा आता है उसको हम जो है ना वो गेन कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। तो ये इसका जो है ना वो मतलब जो हमें इनकम आ रही है, ये भी टाइप ऑफ इनकम, ये हमें एक माली फ़ायदा होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको कैपिटल में बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये जो बिज़नेस ओनर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये क्या होती है कि ये ऐसा पैसा जो आपने अपने बिज़नेस के अंदर लगाया और हेल्ड किया हुआ है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट या कोई अदर बेनिफिट जिसके ऊपर लेते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब मैंने 5 लाख जो है ना वो लगाया हुआ बिज़नेस का, किसी बैंक के अंदर रखा हुआ फिक्स करके 5 सालों के लिए रख दिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है आ रहा है, तो वो मेरा जो है ना इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने किसी दूसरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ जाएगा या डिविडेंड आ जाएगा, वो आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है। एक नॉर्मल होता है, वो आपने डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए पैसा लगाया होता है, वो डिफरेंट होता है। ये जो है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये डिफरेंट होता है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है और करंट लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म क्या होती है? जो साल, 1 साल से ज़्यादा अरसे में आपने पे करनी हो। करंट लाइबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती है। दूसरा दूसरा इसका है, ये आपके ऊपर लाइक जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है कि आपने जो सेल आपने की उसके उसमें से आपने सब एक्सपेंसेस निकाल दिए, ऑपरेटिंग भी और दूसरे अदर एक्सपेंसेस भी निकालने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचती है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये इसके बाद आपको कोई ख़र्चा नहीं पे करना होता, तो ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपका जो बैलेंस फिगर आती है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स सब हेड ऑफ लाइबिलिटी। ये जब जैसे हमने जो लाइबिलिटी पिछली उसमें डिस्कस की है, पिछले स्लाइड के अंदर, जो क्रेडिटर्स होते हैं या क्रेडिटर होता है ये लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स कैसे आ जाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? हम फर्ज कर लें मैंने परचेज़ की है कोई चीज़ मैंने परचेज़ की है, मैंने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है। अब मैंने उसे कहा भाई भाई मैं आपको 30 दिन बाद या 60 दिन बाद या 15 दिन बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो वो आपका जहाँ से आपने चीज़ परचेज़ की है वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स को डेटर एक होता है, डेटर्स एक होता है क्रेडिटर। तो इनमें फ़र्क ये है, क्रेडिटर होता है कोई चीज़ आने की वजह से, कोई आपने चीज़ परचेज़ की है, कोई आपने एसेट परचेज़ किया है, कोई आपने मटेरियल परचेज़ किया है, वो जिस बंदे से, जिस कंपनी से, जिस पार्टी से आपने परचेज़ किया है उसको क्रेडिटर कहते हैं। इसी तरह डेटर क्या होता है? जिस बंदे को आपने कोई चीज़ सेल की है, एसेट सेल कर दिया आपने, आपने जो प्रोडक्ट पड़ी है वो सेल कर दिया, अपनी सर्विसेज सेल कर दी हैं। अब उस बंदे को आपने टाइम दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि 30 डेज़ बाद पेमेंट कर दूंगा, 60 दिन बाद कर दूंगा, समटाइम 90 डेज़ का भी क्रेडिट होता है। तो जिस बंदे को आपने उधार पे चीज़ें सेल की हैं और अब उससे आपने पैसे लेने हैं, उसको हम डेटर कहते हैं। ये एसेट होता है, करंट एसेट होता है हमारा, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जिस बंदे से आपने पैसे लेने हैं वो डेटर है, जिस बंदे को आपने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है, आपकी लायबिलिटी है।
मेरा नहीं ख्याल ये आपको इसमें कोई वो मिक्स होने वाली बात है, ये टोटली अपोजिट है। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करनी है, डेटर्स से आपने पेमेंट लेनी है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। इट्स लाइक अ फंड। द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स क्या होता है कि समटाइम ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, भाई आपका जितना प्रॉफिट आएगा ना, आपका उसने उसका 5 या 10% जो है आपने एक रिजर्व क्रिएट करना है, जो आपके उसके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड बैलेंस शीट दोनों में शो होता रहेगा, और वो हर साल इंक्रीज होता रहेगा। और सम टाइम रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट होती है, वही डिसाइड कर लेती है कि इतना जो पोर्शन है ना, 5%, 10% और 20%, वो हमने रिजर्व रखना है हर साल एक सर्टन लिमिट तक। जो है ना, हमने एक रिजर्व क्रिएट करते जाना है। अपने प्रॉफिट का हिस्सा वो शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं होगा, वो डिविडेंड में की सूरत में पे नहीं होगा, वो कंपनी के बैलेंस शीट में आता रहेगा हर साल। उसको आप किसी को नहीं पे करेंगे। तो ये आपका रिजर्व होता है। उसके बाद चलते हैं जी हम प्रोविजंस के ऊपर। प्रोविजंस क्या होती हैं? Any amount retained by way of providing for any non-liability and the amount of which cannot be determined with the substantial accuracy। दो तीन एग्जांपल्स आपको देता हूँ प्रोविजन होती क्या है। डेटर्स हैं जिनका हमने अभी पिछली स्लाइड में जिक्र किया। आपने पैसे लेने हैं, आपने सेल कर दी किसी बंदे को, वो अब आपने उससे पैसे ले ले हैं, आपने डेटर क्रिएट किया हुआ है। आपको 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद आपको आइडिया आता है, यार ये बंदा जो है ना, ये पैसे तो देगा ही नहीं, या देगा भी तो मुझे जो है ना वो कुछ बीच में से 50% या 20% देगा, बाकी तो मिलने वाले नहीं है। तो हम उसके अगेंस्ट जितना हमको डाउट होता है ना कि ये बंदा इस हद तक मुझे पैसे नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन खड़ी कर देते हैं कि यार मुझे मेरा जो एस्टीमेट है वो ये है, मैनेजमेंट का एस्टीमेट ये है कि ये इतने % इसकी प्रोविजन बुक कर दो, इसको एक्सपेंस बुक कर दो। अगर ये मिल जाएगा तो हम इसकी प्रोविजन रिवर्स कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो इसको राइट ऑफ कर देंगे। जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि ये नहीं मिलेगा, या जब तक मिलता नहीं है, तब तक ये जस्ट प्रोविजन स्टैंड करती रहेगी आपके बैलेंस शीट के अंदर। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको प्रोविजन क्रिएट करनी होती है जब आप फाइनेंशियल बना रहे होते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, वो आपको क्रिएट करनी होती है। तो उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? Net realizable value, actual selling price of an asset in or earning cost of business less cost incurred in order to make the sale। नेचुरल NRV भी कहते हैं इसको जनरली, नेट रिलायबल वैल्यू भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है NRV है। NRV क्या होती है आपकी कि आपका जो जितने का एसेट सेल हुआ या उसकी जो सेल प्राइस है, उसमें से आपने माइनस कर देना है जो उसको सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस आए हैं ना, उसको आपने उस सेल प्राइस में से लेस कर देना। बाकी आपके पास NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी बचेगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस सपोज आपकी है 100 रुपीज़ है, उसमें से आपको 10 रुपीज़ हैं जो उसके ऊपर खर्चा आ गया उसको सेल करने के लिए, तो उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या NRV बचेगी, वो आपकी बचेगी 90 रुपीज़। 10 रुपीज़ जो आपके हैं या 10 रुपये हैं, वो आपका खर्चा हो गया उसको सेल करने के लिए। इन्वेंट्री क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये हर कंपनी के अंदर। इन्वेंट्री क्या होती है? आपने मटेरियल परचेज किया, अब एक डिपार्टमेंट है वो परचेजिंग कर रहा है, वो मटेरियल परचेज करके स्टोर में लेके जा रहा है। अब उस स्टोर में से सपोज मैंने महीने का जो है ना, ये साल का मटेरियल परचेज कर लिया है, तो वो मेरा पड़ा हुआ है स्टोर में। अब एंड ऑफ द ईयर मैं क्या करूँगा, मैंने सपोज 10 मिलियन का वो मटेरियल परचेज किया है,
और ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है वो मैंने किया है 50% या 60%। तो 60% जो है ना वो मैं स्टोर में से निकाल दूंगा, क्योंकि वो मेरा कंजम्पशन में चला गया, वो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया या वो मैंने सेल कर दिया। अगर फिनिश गुड मैंने मंगवाई है 10 मिलियन की, तो 60% यानी कि 6 मिलियन का वो मैंने सेल कर दिया है अगर फिनिश गुड है तो। और रॉ मटेरियल है तो 6 मिलियन का मैंने वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया। बाकी 40% या 4 मिलियन जो है वो मेरे स्टोर में अभी तक पड़ा है, वो यूज़ नहीं हुआ या वो सेल नहीं हुआ, तो वो आपकी इन्वेंट्री होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा वो होती है रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री होती है। उसके बाद होती है फिनिश गुड। अगर आपने फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑर्डर की है और 60% सेल हुई है तो 40% है। अगर रॉ मटेरियल है 10 मिलियन में से 60% डिपार्टमेंट को इशू हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बाकी 40% मटेरियल आपके पड़ा है। लेकिन क्या ये जो 60% इशू हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्या इससे जो चीज़ें बनी वो सारी सेल हो गई? अगर तो सारी सेल हो गई तो फिनिश गुड इन्वेंट्री ज़ीरो होगी। अगर वो 60% 6 मिलियन का जो मटेरियल इशू हुआ है उसमें से अगर 30% सेल हुई हैं फिनिश गुड, तो वो जो बाकी 30% आपके पास फिनिश गुड पड़ी हैं वो भी आपकी इन्वेंट्री होगी। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है आपकी, उसके बाद फिनिश गुड की इन्वेंट्री होती है। तो ये आपका इन्वेंट्री, ये आपका करंट एसेट होता है इन्वेंट्री जो है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इंटरम रिपोर्ट होता है। इंटरम रिपोर्ट होती है जो आपके मतलब एनुअल रिपोर्ट नहीं होती, वो थर्ड क्वार्टरली होती है या सब एनुअल होती है या हाफ एनुअल होती है या 6 मंथली होती है या 9 मंथली होती है। तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट बन रही होती हैं मैनेजमेंट के लिए। जो लिस्टेड कंपनी है उनको इंटरनल रिपोर्ट जो है वो एसएससीपी को भी देनी होती है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है। तो ये जो 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की रिपोर्ट्स होती है इनको हम इंटरम रिपोर्ट कहते हैं। डिप्रिसिएशन, कोई भी एसेट, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं या टेंजिबल, इधर टेंजिबल इनटेंजिबल, उनको एनुअली उनकी कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट करते रहते हैं। सपोज मैंने अब 1 लाख का एसेट ख़रीद लिया है या मैंने 1 लाख का लैपटॉप ख़रीद लिया है, तो वो मैंने एसेट बुक कर लिया है, उसको मैंने खर्चा नहीं डाला, लेकिन उसके ऊपर मेरा 1 लाख लगा हुआ है। तो क्या वो 10 साल बाद 1 लाख का ही लैपटॉप रहेगा या उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा? तो उसी तरह हम जो है ना अपने एसेट्स को जितना जितना वो हमारा एक एस्टीमेट होता है कि भाई ये जो लैपटॉप है ना ये 3 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, तो उस हिसाब से हमने उसकी अमाउंट को डिवाइड करना होता है। सपोज अगर 5 साल निकालेगा 1 लाख का है, तो 20,000 एनुअली मैं क्या करूँगा, उसको डेप्रिसिएट करूँगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करवाता जाऊँगा। ये 20,000 का मैंने यूज़ कर लिया एसेट, ये मेरा खर्चा हो गया। बाकी जो 80,000 है वो बाकी नेक्स्ट 4 ईयर में मैं एक्सपेंस आउट करूँगा, क्योंकि एट द एंड आपने जो पैसा खर्च किया है उसको आपने एक्सपेंस आउट करना है। उसको लाइफ टाइम तो बैलेंस शीट का हिस्सा बना के नहीं बैठ सकते। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट फर्स्ट आइटम होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसमें आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, इक्विटी आपकी उसमें आप प्रेजेंट करते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट होती है। इसमें रिजर्व्स होते हैं। उसके बाद आपके है जी कैपिटल। हम ये रिपीट हो गया, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं ये मैंने जब हम प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि बैड डेट्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस शो कर देते हैं। सपोज हमें 3 साल बाद वो पैसे रिकवर हो गए तो हम इसको अदर इनकम बुक कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑन प्रिंट प्राइस ऑफ द गुड्स। सपोज आपकी चीज़ थी 100 रुपये की, आपने क्या किया, डिस्काउंट की 2 टाइप होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आप जब लेबल लगा रहे थे, आपकी पहले थी चल रही मार्केट में चीज़ 100 रुपये की, जब आप लेबल लगा रहे थे आपने कहा यार मैं मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ है
या मैं इस चीज़ को निकालना चाह रहा हूँ, या मैं लोगों को डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो लेबल में से आप 10 रुपये कम कर देते हैं, आप उसकी जो एक्चुअल प्राइस आप कर देते हैं 90 रुपीज़, वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये जहन में रखना है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया कि डेटर्स होते हैं, मैंने एक चीज़ सेल की थी 1 लाख की, और मुझे लगा ये बंदा पे नहीं कर रहा, या मुझे ज़रूरत है पैसों की, जल्दी चाहिए मुझे पैसे, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यार मैंने आपको टाइम दिया है 3 महीने का, मैंने कहा कि आप 3 महीने में मुझे ये पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे 1 महीने बाद अभी ही पैसों की ज़रूरत है। आप क्या करें, आप 20% कैश डिस्काउंट आपको देता हूँ, आप मुझे 80,000 दे दें, आपका जो है वो टोटल बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो वो जो कैश डिस्काउंट आपने दिया है वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, वो आपको मिलना ही नहीं है, वो आपने उसको छोड़ दिया है, वेव कर दिया है। तो ये होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो लेबल प्राइस में से आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है, आपने चीज़ सेल कर दी है एक्चुअल प्राइस पे, अब आपको पैसे जल्दी चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये बंदा पैसे नहीं पूरे दे सकता, इसको मैं कैश डिस्काउंट देगा जल्दी से पैसे रिकवर करता हूँ, तो आपने 20% 10% जितना आपके जहन में आया आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ये थी मेन मेन जो अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ होती हैं, ये अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए आगे जाके बहुत आसानी आने वाली, अकाउंटिंग के जो बहुत बहुत सारे कंसेप्ट हैं ना आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो आपके टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने जहन में रख लेना। आगे हम चलते हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वैसे तो छोटे छोटे अगर आप प्रिंसिपल बनाने लगे तो बहुत बन जाएंगे, जो मेन 5 हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है कि आपके जो एसेट्स हैं वो अ, किस कॉस्ट के ऊपर आएंगे। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि आगे हम जाके एक्सप्लेन करेंगे, जैसे रेवेन्यू बुक करेंगे वैसे एक्सपेंस बुक करेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है कि आपने जो भी चीज़ बैलेंस शीट के अंदर लेके आनी है उसका डिस्क्लोजर देना है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। ये सारे हम नेक्स्ट वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है जी आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसके अंदर है रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल or other considerations arising in the course of ordinary activities of an enterprise from the sale of goods, rendering of services, and use of enterprise resources by others yielding interest, royalties, and dividend. It excludes the amount collected on behalf of third parties such as certain taxes. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका जो भी इनफ्लो है कैश की सूरत में है, या आपने डेटर बुक कर लिया है, रिसीवेबल बुक कर लिया है, या कोई दूसरी कंसिडरेशन है जो आपकी आपके बिजनेस एक्टिविटी की वजह से आपको आ रही हैं, वो चाहे आपकी जो सेल की वजह से है या सर्विसेज की वजह से है, ये डिविडेंड आ रहा है या रॉयल्टी आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है अपना रेवेन्यू। उसके अंदर आप टैक्सेस जो है ना वो नहीं शामिल कर सकते रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि ये आपने थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्शन की है, तो आपका रेवेन्यू नहीं होगा, ये आपने डिपार्टमेंट को जमा करवाना है आगे जाके। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के फिर आगे जाके प्रिंसिपल के बाद पॉलिसीज आती हैं कि आपकी रेवेन्यू पॉलिसी क्या होगी। एक तो आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना आता है, उसका जो रिकग्निशन क्राइटेरिया उसने दिया है। दूसरी आपकी पॉलिसी होती है कि मैं जब शिपमेंट दे दूंगा अपनी गुड्स की, तब मैं वो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, या जब मटेरियल वहाँ पे पहुँच जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तब मैं रेवेन्यू रिसीव करूंगा, बुक करूंगा। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। सर्विसेज का है, जैसे जैसे ही आपने सर्विस प्रोवाइड की आप रेवेन्यू बुक करेंगे, ये जैसे आपने इनवाइस बुक की तो आप रेवेन्यू बुक करेंगे। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है रिकॉग्निशन पॉलिसी।
Historical cost principle या historical cost convention. According to historical cost principle, an asset is ordinarily recorded in the accounting record as the price paid to acquire at the time of its acquisition, and the cost become the base for the account during the period of acquisition and subsequent accounting periods. ये इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन कह रहा है कि जब भी इसमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जब भी आप एसेट लेंगे उसको आप फर्स्ट टाइम जब आप लेंगे इनिशियली आपने उसको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। सब्सिक्वेंटली आप जो है ना वो फेयर वैल्यू ले लेते हैं या मार्केट वैल्यू ले लेते हैं अपने एसेट की और उसके ऊपर आप जो है ना उसको रीवैल्यूएशन बुक कर लेते हैं या गेन बुक कर लेते हैं। ये लेकिन इनिशियली जब आप एसेट ले रहे होते हैं तो आपने कॉस्ट के ऊपर बुक करना है और इसका आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर भी देना होता है। जब आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे होते हैं उसमें डिस्क्लोज करना होता है ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। ये आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपने कोई एसेट सब्सिक्वेंटली फेयर मार्केट वैल्यू पे बुक कर दिया है तो वहाँ पे आपने उसको बताना होता है डिस्क्लोजर के अंदर कि भाई सारे एसेट जो है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं एक्सेप्ट जो बिल्डिंग है उसको मैंने रीवैल्यू कर लिया है या दूसरा प्लांट है या कोई भी एसेट या गाड़ी है जिसको भी आपने रीवैल्यू कर लिया या फिर मार्केट वैल्यू पे लिया है तो आपने डिस्क्लोजर के अंदर मेंशन करना होता है कि ये एसेट तो कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं एक्सेप्ट लैंड है या बिल्डिंग है सॉरी बिल्डिंग है या वो है व्हीकल है या कुछ और आपका एसेट है तो वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि जिस साल का आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं उसी साल के आप एक्सपेंस भी बुक करेंगे। एक्सपेंस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। If the revenue is recognized on all the goods sold during the period, the cost of those goods sold should also be charged to that period. मतलब उसका ये कहने का है कि जिस साल के आपने रेवेन्यू बुक किए है ना जिस जो आपने रेवेन्यू बुक किया है ना उसके रिलेटेड आप एक्सपेंसेस भी उसी साल में ही बुक करें। ये नहीं कि आपने रेवेन्यू तो इस साल में बुक कर लिए अब वो प्रॉफिट ओवरस्टेट करने के लिए आपने सोचा कि जो मैंने खर्चे है ना कुछ खर्चे मैं नेक्स्ट ईयर में बुक कर लूँगा तो वो अलाउ नहीं है। वो आपका मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो जिस साल में आपने रेवेन्यू बुक की है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपने उसी साल में बुक करने हैं तो आपका वो जो है मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये जो मैंने पहले आपको बताई हैं चीज़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट है या रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है ये आपकी बेस बनेगी आगे जाके। ये जितनी भी अकाउंटिंग आपने आगे जाके करनी है उसकी ये जो सारे प्रिंसिपल हैं ये उसकी बेस बनेंगे। इन्हीं बेसिस के ऊपर आपने आगे जाके सारी अकाउंटिंग करनी होती है तो इनको जहन में रखना ज़रूरी है। ये तीन जो डिस्कस किए हैं ये समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे मेन होता है आपका साइकिल ही वहाँ से चल रहा होता है। जब आपकी सेल आती है उसके बाद जो आपकी एसेट की बुकिंग होती है सेकंड नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ये भी आपके वो बैलेंस शीट को डील करेगा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस को डील करेगा। मैचिंग प्रिंसिपल जो है आपका वो भी प्रॉफिट एंड लॉस को डील करेगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल भी बहुत ज़रूरी है। ये सम टाइम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल अंडर स्टेट या ओवर स्टेट करने के लिए ये बीच में वैरायटी मार लेते हैं कि आप एक साल में रेवेन्यू ज़्यादा बुक कर लिया अगले साल में अगर रेवेन्यू ज़्यादा अगर एक्सपेंस पे जो है ना वो ज़्यादा बुक हो गए। तो ये आप लोगों ने इसका बड़ा ध्यान रखना है कि मैचिंग प्रिंसिपल जो आपका है वो आपका फॉलो होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका आ रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कवरिंग एंड नॉट कंसीलिंग, sorry, means of conveying and not concealing. The financial statement must disclose all the relevant and reliable information which they support to present so that the information may be useful for the users. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के क्या मतलब है कि आपने जो चीज़ें अपने बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर ली हैं उनको आपने डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल आपने फिक्स एसेट जो है ना वो आपने अब बैलेंस शीट के ऊपर तो एक फिगर आएगी कि इतने के 10 मिलियन के इसके फिक्स एसेट हैं। अब आपने उसको डिस्क्लोज करने के लिए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आपने उनकी जो है ना ब्रेकअप देना है कि ये 10 मिलियन है, उसके अंदर ये 4 मिलियन की लैंड है, 2 मिलियन की जो है वो बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं कुछ जो आपके पास हैं, आईटी का सॉफ्टवेयर है, इंटेंजिबल एसेट है। तो ये आपने ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज इन द डिस्क्लोजर। उसके बाद जैसे आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं या आपके पास इक्विटी है तो उसका आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होता है कि मेरे पास जो है ना वो इक्विटी में ये चीज़ें, इतने शेयर होल्डर्स हैं, इतने शेयर्स हैं। उसके बाद आपके पास जो करंट अकाउंट होता है उसका डिस्क्लोजर देना होता है। करंट एसेट्स जो हैं उनका जो रिसीवेबल्स हैं उसका आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है उसका कि ये इतने मेरे डेट्स से उसमें इतनी मैंने प्रोविजन क्रिएट की हुई है और बाकी जो मेरे पास बच रहा है वो ये है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंटिंग डाटा शुड बी डेफिनेट, वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंटेंट। In other words, the objectivity principle requires that each recorded transaction event in the books of account should have adequate evidence. सिंपली इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें आपने अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड की हैं उनके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस होना मस्ट है। ये है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। सपोज मैंने एसेट परचेज किया है या मैंने कोई सेल की है तो मेरे पास उनके अगेंस्ट इनवाइस है ना। एसेट परचेज किया है, परचेज ऑर्डर होगा, उसके बाद जो है ना वो इनवाइस होगी, उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। तो ये मेरे पास क्या जो मैंने एसेट बुक किया है मेरे पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है। ऐसे ही मैंने कोई एक्सपेंस किया है, कोई मटेरियल परचेज किया है, सैलरी दे रहा हूँ, क्या मेरे पास एम्प्लॉय का वो कॉन्ट्रैक्ट है या एम्प्लॉय का एविडेंस है कि वो मेरा एम्प्लॉय है और जो सैलरी मैं दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरे पास कोई पेमेंट स्लिप है या चेक है जो मैंने उसको सैलरी दी है। ऐसे ही बाकी एक्सपेंसेस हैं। तो मतलब जैसे ऑडिट, सपोज जैसे आपके पास ऑडिटर आते हैं तो वो आपके पास क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड की हुई हैं उसके वो आपके पास उसके अगेंस्ट एविडेंस है, इन्वाइसेस हैं, आपके पास चेक कॉपीज़ हैं, कैश में पेमेंट की है तो रिसीट है, उसके सिग्नेचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी होती है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को कंप्लाई करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए। ये थे जी 5 जो प्रिंसिपल्स थे अकाउंटिंग के, इनको आपने जहन में रखना है। थोड़ा सा इनके ऊपर आप फोकस करेंगे ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है, फ़ौरन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है ना अकाउंटिंग साइकिल क्या है। ये जो हम हर वक्त कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग, इसका साइकिल क्या है, एक पूरा साइकिल क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है अकाउंटिंग का और कहाँ पे एंड होता है, ये हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हेडवाइज भी प्रेजेंट करेंगे और उसको हम जो आपके सामने उसका एक प्रॉपर साइकिल, उसका सर्कल ड्रॉ करके भी हम आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से इसका शुरू होता है और कहाँ पे ये एंड होता है। तो हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग साइकिल। इसके अंदर जो है ना वो 8 स्टेप्स होते हैं मेन, जो 1 बाय 1 आते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप उसका होता है जी आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये सेल की है, परचेज की है, किसी एक्सपेंस की है
एसेट्स की है और लायबिलिटीज़ की है। तो ये आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सेग्रीगेट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आता है वो है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जनरल। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ना मेरे पास ये एसेट्स की ट्रांजैक्शन है, लायबिलिटीज़ की हैं, एक्सपेंस की हैं, या ये परचेजेस की हैं, वो एक्सपेंस ही हो गया। तो उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग करनी है उसको रेलेवेंट हेड के अंदर। एक्सपेंस की है वो तो एक्सपेंस के अंदर चली जाएगी, सेल की है तो सेल में चली जाएगी, एसेट की है तो एसेट के अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये पहला स्टेप होता है आपने आइडेंटिफाई करना। दूसरा आपका हो गया रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद जब आपने जनरल जनरल की एंट्री डाली, जैसे जनरल की मैंने एसेट परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, मैंने फर्नीचर को डेबिट किया, कैश में पेमेंट है तो बैंक को क्रेडिट किया, उधार पे है तो पार्टी को उसका क्रेडिट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने उसको पोस्ट करना। पोस्ट किसके अंदर करना होता है, लेजर्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अब जब मैं लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो ये दोनों इसमें ये डबल एंट्री को मैंने रेलेवेंट लेजर्स के अंदर लेके जाना। फर्नीचर मैंने जब परचेज़ किया है तो उसका मैं जब पोस्टिंग करूँगा तो वो फर्नीचर के हेड में चला जाएगा। वहाँ पे जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर आपने ये चेक के अगेंस्ट किया है तो वहाँ पे बैंक आ जाएगा। अगर पार्टी का नाम आ रहा तो पार्टी के नाम से वहाँ पे आपका फर्नीचर के लेजर के अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरी साइड आपने जो करनी है, अगर तो बैंक चेक्स दिया है तो बैंक को आप कर देंगे, बैंक के लेजर में जाके बुक कर देंगे इसको, फर्नीचर को। और अगर ये क्रेडिट पे है तो आप जो उस पार्टी है उसको उसके लेजर में जाके इसको फर्नीचर को बुक कर देंगे। उसके बाद है जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि आपने एक सारी रिकॉर्डिंग कर दी है, उसका जो ट्रायल बैलेंस निकला है वो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम वर्कशीट बनाते हैं कि जी ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये जो एडजस्टमेंट है ये अभी मैंने करनी है। ये जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट भी हो सकती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फिगर होती है उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। तो ये फिगर मैंने एडजस्ट करनी है, वो एक आप एक्सेल में वर्कशीट बना लेते हैं कि ये डिफरेंसेस जो है वो हैं मेरे पास, जो मैंने एडजस्ट करने। उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री के बाद वो आपके पास फाइनल ट्रायल बैलेंस निकल आ जाएगा। फाइनल ट्रायल बैलेंस उसको यूज़ करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और उसके डिस्क्लोजर देंगे। और उसके बाद एट द एंड हमारे पास आ जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑडिटर से अप्रूव हो जाएगी तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। जब क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गए वो हमने सिस्टम में या अपनी बुक्स के अंदर मैच करके तो बुक्स को क्लोज कर देना है रेलिवेंट ईयर्स की। मतलब आप ईयर एंड में है 19 का ईयर आपने क्लोज करना है या 2020 आपने क्लोज करना है। तो सबसे पहले आप ये स्टेप लेंगे, उसके बाद आपने जो है ना वो बुक्स क्लोज कर देनी, आपका पिछला साल वो कंप्लीट हो गया। तो ये आपका है साइकिल। मैंने इसको साइकिल ड्रा भी करके दे दिया है कि आपने शुरू कहाँ से कर रहे थे। जनरल एंट्री है, उसके बाद लेजर है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टिंग एंट्री है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्लोजिंग एंट्री है। उसके बाद आपके जो बुक्स हैं वो क्लोज हो गए। इसके जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो सेम जो है ना वो आपका प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो ये साइकिल जो है ड्रा किया है आपके लिए, ये जस्ट आपके वो जहन में इजीली बिठाने के लिए कि ये साइकिल आपके जहन में रहेगा कि कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से के पे जाके एंड होना। सम टाइम क्या होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जब हम पढ़ते हैं उसमें होता है कि जर्नल एंट्रीज और लेजर वाले लोग और होते हैं, एडजस्टमेंट डालने वाले और होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने वाले और होते हैं, और उसके बाद जो जिन्होंने ईयर क्लोज करना होता है वो हेड जो होता है वो और होते हैं। तो ये इससे आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है ना अपने जहन में ये बिठा सकते हैं कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे जाके एंड होगी। ये आपने जहन में बना लें। सारी जो टोटल अकाउंटिंग है वो इन्हीं स्टेप्स के अराउंड में जो वो घूम रही होगी। सबसे पहले जर्नल होगी, फिर लेजर बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फिर जो है ना वो बुक्स क्लोज हो जाएंगी। तो ये आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं।
या अकाउंटिंग, इसको आप अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग स्टेप्स भी कह सकते हैं, लेकिन आप इनको मिक्स नहीं कर सकते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट है, अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हुआ है वो जो हैं वो डिफरेंस हैं। तो ये दोनों को आपने सेग्रीगेट करके रखना है। अब जी लास्ट इसमें जो हमारे पास टॉपिक बच रहा है इस लेक्चर के हिसाब से, वो है कि वॉचर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और वो हम कब कब उनको बुक करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के जो है वॉचर्स आते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉचर्स। सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ वॉचर्स, उसके अंदर आता है पीवी, आरवी और जेवी। ये तीन वॉचर्स हमारे पास जो होते हैं। सबसे पहला पीवी पेमेंट वॉचर, जो सेकंड है आरवी रिसीट वॉचर, जो थर्ड है जेवी जनरल वॉचर। अब हम आपके लिए इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहला है जी पेमेंट वॉचर। पेमेंट वॉचर क्या है कि जब आपने कोई पेमेंट करनी है, किसी भी पार्टी को पेमेंट करनी है, आपने चेक देना है या कैश देना है, उसी टाइम पे आपने एक वोचर बनाना है जिसका एक सिस्टमेटिक जो है नंबर आ रहा होगा, आपने नंबरिंग की होगी वोचर्स की। तो उसके अंदर आप जो है ना वो वोचर नंबर डालेंगे। उसके बाद वो किस मकसद के लिए वोचर जो पेमेंट कर रहे हैं वो उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डेट देंगे, और उसके बाद अगर चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर लिखेंगे, अगर कैश है तो कैश लिख देंगे। उसके बाद जो है ना वो वोचर क्या है, वो सबसे पहले तो जो बंदा बना रहा है वोचर वो अपने साइन करेगा, फिर जो चेक कर रहा है कि इसने जो जो डिटेल डाली है वोचर के अंदर वो मैच कर रही है कि नहीं, चेक नंबर मैच कर रहा है, वोचर नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन जो है उसने डाली है वो मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। ये सारी चीज़ें देखने का वो बंदा जो है ना अप्रूव करेगा, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा और उसको पेमेंट हो जाएगी, और वो वोचर जो है ना वो तीनों लोग साइन करेंगे। ऐसे रिसीट वोचर है, जैसे रिसीट आ रही, चेक है तो वो चेक की डिटेल डाली जाएगी, कैश है तो कैश की डाली जाएगी, वही जो बनाने वाला अप्रूवर है वो भी साइन करेगा, बनाने वाला साइन करेगा, और जो फाइनल अथॉरिटी है वो भी साइन करेगी। जेवी है, जेवी जो है ना इन दोनों से हट के है, जेवी है जनरल वोचर। ये है ऐसा वोचर जिसके अंदर ना तो कैश इंक्लूड हो ना चेक इंक्लूड हो, सिर्फ वो एडजस्टमेंट डालनी हो, उसको हम कहते हैं जेवी। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है, आप डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंस तो बुक कर लिया लेकिन उसके अगेंस्ट आपने ना कैश पे किया ना चेक पे किया, तो वो हम जेवी के थ्रू राउट करते हैं। प्रोविजंस जो सारी हैं वो जेवी के थ्रू जाती हैं। उसके बाद कोई करेक्शन होती है वो जेवी के थ्रू होती है आपकी। तो ये वोचर्स हैं, जो तीन मैक्सिमम वोचर हैं जो आपके अकाउंटिंग के अंदर फाइल होते हैं। तो इसके बाद सर ये आपका जो है ना ये लेक्चर मैक्सिमम चीज़ें, मैंने ये थोड़ा रिकॉर्डिंग लंबी इसलिए होगी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है ना एक ही लेक्चर के अंदर आपकी जो है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहें तो इन चीज़ों को सामने रख के आप जो है ना पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम तो वन बाय वन लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम जो है ना इनको प्रैक्टिकली आपको लेके आएंगे चीज़ों को। प्रैक्टिस एग्जांपल हम करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे आपने बुकिंग करनी है, कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर कैसे बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे इसी तरह से। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ कोई स्पेसिफिक आपने कुछ सीखना चाह रहे हैं तो वो हम हमें आप बताएं, अपना अपने कमेंट्स में लिखें। हम उस हिसाब से आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके बता देंगे कि इनको आपने ऐसे ऐसे करना है, या कोई शॉर्ट है, कुछ छोटी सी चीज़ आपने पूछनी है, अपना कमेंट्स लिखें, हम आपको कमेंट्स के नीचे ही उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, या इस तरह से ये सॉल्व होगी, ये इसका प्रिंसिपल है, ये स्टैंडर्ड है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप तक ईज़िली अवेलेबल हो सके। और कोई आपका मसला है जो आप कमेंट्स में नहीं बताना चाह रहे, अकाउंटिंग से रिलेटेड या ऑडिट से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड है, तो आप हमारा जो ईमेल है इस हमने एंड पे दिया हुआ है raufacc2020@gmail.com, इसके ऊपर आप अपनी क्यूरी हमें सेंड करें। हम आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे कि आप नेक्स्ट आने वाली चीज़ें हैं उनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।